किसी महिला और पुरुष का कोई किस्सा पुलिस तक पहुंच जाता है तो पुलिस हमेशा आदमी को ही गलत सोचती है। हमारी फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि हमने दहेज मांगा था, हमने पता नहीं कितने लाख दहेज मांगा और हमने 3 कपड़ों में उनको घर से बाहर निकाल दिया और उनका एक दुपट्टे से उनका गला दबा के मारने की कोशिश की। वो एलिगेशंस उस टाइम पे इतने ज़्यादा सीरियस थे। तो अगर एग्जैक्ट शब्दों में आपको बताऊं तो हमारे को ये बताया गया कि जो भी आपसे बन सकता है वो कीजिए, लेकिन इस केस से बाहर निकल जाइए। कभी वो करना नहीं चाहती थी। औरतों के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार होते हैं, तुम पुरुषों की बातें कर रही हो। महिला विरोधी हो, एंटी विमेन हो, जो पुरुषों के अधिकारों के बारे में बात कर रही हो। मैं बात कर रही हूँ पुरुषों की। मेन, परहैप्स द फॉरगॉटन जेंडर। अमिताभ बच्चन की एक मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग हो गया था कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन इस सिर्फ एक डायलॉग की वजह से कितने सारे मर्द जो हैं अपने दर्द को अपने आप के अंदर समा लेते हैं, कभी अपनी पीड़ा को बाहर नहीं आने देते। ये शायद मुझसे ज़्यादा कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता। हेलो, मेरा नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज। आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। लेकिन ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे मुझे उस महिला के तरह जानते हैं जो कि पुरुषों के अधिकारों के बारे में बात करती है। मीडिया में आने के बाद जो दीपिका नारायण भारद्वाज है उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मैं हरियाणा से आती हूँ, गुड़गांव में रहती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में मैंने 2 साल काम किया हुआ है। लेकिन इन्फोसिस में काम करते हुए मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मैं यहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ और हमेशा से ड्रीम थी कि कम्युनिकेशन साइड में, मीडिया फील्ड में कुछ करना है। तो पहला वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मैंने इंजीनियरिंग से जर्नलिज्म में शिफ्ट किया। 3 साल आराम से मैं एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही थी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, करियर भी बहुत सही था। तब आया 2011 जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और यहाँ पे वो जवाब भी आता है जो महिलाएं मुझसे सबसे ज़्यादा पूछती हैं कि भैया, एक महिला होके तुम पुरुषों के अधिकारों के लिए क्यों लड़ रही हो, पुरुषों के लिए क्यों आवाज़ उठा रही हो। तो 2011 में मेरे परिवार में एक शादी हुई। बहुत ही ज़्यादा वेट करके और 2-3 सालों से वेट कर रहे थे इस शादी का। उसके बाद ये हमारी लाइफ में एक इवेंट आया और बहुत खुश थे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, एवरीबडी वाज सो हैप्पी अबाउट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी जल्दी रिश्ता तय हुआ था, जितनी जल्दी खुशियाँ आई थी, उतनी जल्दी खुशियाँ चली भी गई। शादी के 2-3 महीने में ही हमें पता चला कि वो महिला किसी और को प्यार करती थी और शादी के बाद भी वो अफेयर कंटिन्यूड रहा। और जब हमने इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की, कहीं न कहीं दिमाग में ये तो था कि किसी को बोलेंगे कि इस महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही है कि लोग बहुत फटाफट से बोल देते हैं कि आप तो महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं था, ये सच था। इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी, इसलिए हम लोगों ने जो भी हम लोग एविडेंसेस क्रिएट मतलब अ, सबूत जुटा सकते थे अपने सच को बताने के लिए, हमने वो कोशिश की। और तब उन सबूतों के आधार पे हमें पता चला कि ये प्री प्लान्ड था। इट वाज ऑल प्लान्ड कि मैरिज के बाद भी ये अफेयर कंटिन्यू रहेगा, इस परिवार को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू देयर वे। बट आई केम इन बिटवीन, सो सॉरी फॉर देम। तो ये तो समझ में आ गया था कि अपना सच लोगों को बताने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। और क्योंकि वो महिला काम करती थी, जॉब करती थी, इस तरह के आप प्रूफ जुटाएं तो कैसे जुटाएं। और शी वॉज अ स्मार्ट वुमन। ऑफ कोर्स शी न्यू कि उसको अपना फ़ोन कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर एविडेंसेस फ़ोन में ही होते हैं। तो पता नहीं क्या समझ में आया, दिमाग में आया, कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की। और वो जब उनके साथ उनकी जर्नी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े हुए तो उन्होंने उनकी कॉन्वर्जेशन सुन ली। वो हमारा पहला एविडेंस था। तब हमारे को समझ में आया कि ये जो घर में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उनके पीछे रीज़न क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे करके कोशिश की कि किसी तरह से हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत आए कि अगर हमारे को कल किसी को बताना हो कि अगर ये मैरिज फेल हो रही है तो उसमें गलती हमारी नहीं है, तो हम वो साबित कर पाएँ। वीडियो एविडेंसेस, ऑडियो एविडेंसेस। और जब इस चीज़ की डिस्कशंस भी पूरी की पूरी परिवारों में हुई, उस चीज़ को भी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि शायद किसकी गलती और किसको सही बोले। यहाँ पे अभी एक शादी टूट रही है, तो बेस्ट चीज़ यही हो सकती है मेरे ख्याल से कि जितना कम डैमेज हो उतनी कोशिश करें। और वही कोशिश मैंने और मेरे परिवार ने की थी।
म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल किया ताकि वो जहाँ पे खुश रह सकती हैं वो खुश रहें, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया था कि मुझे ये शादी नहीं चलानी है, आई वॉन्ट टू लिव विद अनदर मैन। ठीक है भैया, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहती हैं कीजिए। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल किया गया, लेकिन उसके 2 महीने बाद वो हुआ जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि हमने दहेज मांगा था, हमने पता नहीं कितने लाख दहेज मांगा, और हमने 3 कपड़ों में उनको घर से बाहर निकाल दिया, और उनका एक दुपट्टे से उनका गला दबा के मारने की कोशिश की। वो एलिगेशंस उस टाइम पे इतने ज़्यादा सीरियस थे, और मैं और मेरी पूरी फैमिली यही नहीं समझ पा रहे थे कि हम इस चीज़ को डिफेंड कैसे करेंगे। और मुझे आज भी याद आता है वो वाकया घर में हुआ था। जब वो कोर्ट का नोटिस देखा था, और मेरे भाई ने sorry, I didn't want to do this. मेरे परिवार में जिस तरह की मायूसी छा गई थी, और जिस तरह की हम लोग को यूँ लग रहा था कि फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, पता नहीं क्या होगा, वो आज भी याद आता है, और कहीं ना कहीं वो मेमोरीज आज तक फ्रेश हैं। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं था या मेरे परिवार के बारे में नहीं था, वो इस समाज के बारे में था। जब हम कोर्ट में गए और हम लोगों ने पूछा कि इस तरह से सफ़ेद झूठ कोई कैसे कोर्ट के सामने रख सकता है, तो अगर एग्जैक्ट शब्दों में आपको बताऊं तो हमारे को ये बताया गया कि जो भी आपसे बन सकता है वो कीजिए, लेकिन इस केस से बाहर निकल जाइए। तब ये सोचा कि इसको सिर्फ अपने तक नहीं ख़त्म होने दूंगी। तब ये महसूस किया कि किसी परिवार के साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो क्यों सुसाइड की कगार पे पहुंच जाता है, क्यों फैमिली में पूरा का पूरा डिप्रेशन हो जाता है। मुश्किल है ये सारी चीज़ें झेलना, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी, या फिर मुझे जो समझ में आया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ ये है जिसकी वजह से सुसाइड्स होते हैं, वो है अवेयरनेस। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अरविंद भारती 8 साल तक अपनी वाइफ से उन्होंने एक झूठा डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ा, खुद वकालत की, उसको जीता, अपने परिवार को उसमें से निकाला, अपने परिवार को किसी तरह से बचाया। फिर जब उन्होंने वकालत करने के बाद और कानून का ज्ञान लेने के बाद जब वापस से केसेस अपनी वाइफ के ऊपर करने शुरू किए, तो उनकी वाइफ बोलती कि चलो अब सेटल कर लेते हैं। और उनको भी पता था कि कानून कितना लचर है, तो उन्होंने भी डिवोर्स से सेटल कर लिया उस केस को। लेकिन उनकी वाइफ जो रिचा है, उन्होंने उनका पीछा उसके बाद भी नहीं छोड़ा। वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते थे वो वहाँ पे पहुँच जाती थी, बहुत झगड़ा करती थी, डिफेम करती थी उनको, और कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में गए, जहाँ पे भी जाते थे वो वहाँ पे पहुँच जाती थी, और बिल्कुल सरेआम उनकी बेइज्जती करती थी और उनके साथ लड़ाई करती थी। उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट भी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आदमियों की सुनती कहाँ है। जब किसी महिला और पुरुष का कोई किस्सा पुलिस तक पहुंच जाता है तो पुलिस हमेशा आदमी को ही गलत सोचती है। लेकिन उसके बाद 2017 दिसंबर जब आया तो एक वाकया हुआ जिसने अरविंद की जिंदगी को खत्म कर दिया। रिचा ने पहले तो उनके ऊपर एक झूठा रेप केस लगाया, और उसके बाद उनके ऑफिस में जाके उनके सारे के सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको उठाकर वो भाग गई। जो 15 दिन उनको जेल में एक झूठे रेप केस में रहने पड़े, उससे तो शायद वो उबर जाते, लेकिन जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि वो जहाँ पे भी अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं उनको शुरू करने देगी। जैसा कि उसने बोल भी दिया था अरविंद को कि जीने तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, तो अच्छा है तुम खुद ही मर जाओ। तब अरविंद ने दिसंबर 2017 में अ, 2 सुसाइड नोट छोड़े। सवेरे 5 बजे अपने घर गए इस एपिसोड के बाद, जब रिचा उनके ऑफिस जाकर उनका सारा सामान चुरा कर ले गई, और पुलिस को जब उन्होंने कॉल किया तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो अरविंद के आखिरी शब्द मैं आपको सिर्फ 2-3 लाइनें बताना चाहूँगी कि हेल्पलेसनेस कैसी है। अरविंद ने बोला, कानून सारे के सारे महिलाओं के लिए है, सिस्टम पुलिस सारा का सारा महिलाओं के लिए है,
पुरुष पैदा होते ही अपराधी बन जाता है। मुझे जीते जी तो कभी न्याय नहीं मिला, मुझे ये भी यकीन है कि मुझे मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मुझसे अब बहुत ज़्यादा झेला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अपने आप को अंत कर रहा हूँ। मेरी मौत का कारण पहले अंधा कानून है और उसके बाद मेरी पूर्व पत्नी ऋचा। और ये कह के अरविंद ट्रेन के सामने आ गए, उन्होंने अपनी जान दे दी। कोई भी अरविंद की फैमिली तक शायद नहीं पहुंचता, कोई शायद उनकी मदद करने को नहीं पहुंचता, लेकिन मैं गई। मैंने उस परिवार से बात की, उनसे सारे एविडेंसेस लिए और मैंने उस किस्से को समाज के सामने लेकर आई। अरविंद की सुसाइड के 1 हफ्ते बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो जाके एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के 4 महीने बाद ऋचा का अरेस्ट हुआ। तब ये सोचा था कि लोगों को बताऊंगी कि अगर कोई इस तरह से फंसता है तो वो अकेला नहीं है। ऐसे हज़ारों परिवार हैं, ऐसे ही हज़ारों फैमिलीज़ हैं जिनके साथ इस तरह के फॉल्स 498 फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हार नहीं माननी है, लड़ना है, जितना हो सके लड़ना है। तब मार्टर्स ऑफ मैरिज की शुरुआत हुई 2012 में। मार्टर्स ऑफ मैरिज एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो उनकी कहानी बताती है, उन पुरुषों की कहानी बताती है, उनके परिवारों की कहानी बताती है जिनको झूठे 498 के केसेस में फंसाया गया। अब एक यहाँ पे छोटी सी बात बोलूँगी, जब भी किसी लॉ का मिसयूज होता है तो उसकी सीरियसनेस, उसकी एफिकेसी के ऊपर हार्म होता है। 498 को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म बोला और 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई जिसमें अब इमीडिएट अरेस्ट 498 के ऊपर नहीं होता है अगर फाइल हो तो कहीं ना कहीं एक लोगों को रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बहुत नीडेड था इमीडिएट अरेस्ट्स के अगेंस्ट, और उसने बहुत लोगों की हेल्प की। लेकिन 498 का जो कानून था, मतलब धीरे धीरे इतना ज़्यादा मिसयूज हुआ कि लोग डिसबिलीव करने लग गए। एज अ वुमन जब मैंने रेप लॉज का मिसयूज होते हुए देखा, मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे लगा कि क्या 498 की तरह ही 376 का मजाक उड़ के रह जाएगा। तब मैंने ठानी कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी जो उन लोगों की कहानी होगी जिनको झूठे रेप केसेस में फंसाया गया, और कैसे 2012 के बाद जो लॉज अमेंड हुए और जो चेंजेस आए उसका समाज में लोगों ने किस तरह से दुरुपयोग किया। और तब शुरुआत हुई इंडिया सन्स की। इंडिया सन्स भी एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो उन पुरुषों की कहानी है जिनको झूठे बलात्कार, झूठे रेप के केसेस में फंसाया गया। ऐसे बहुत सारे आदमी मेरे पास हर रोज़ आते हैं जिनकी पिटाई होती है उन्हीं के घर में, जिनको मारा जाता है, जिनको पीटा जाता है, सर फटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट करवाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको ये बोलती है कि अगर तेरी पत्नी ने आके हमें कंप्लेंट कर दी ना तो पहले कंप्लेंट हम उसकी लेंगे। तो मैं आपको आंकड़े कहाँ से बताऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पर्पस क्या है, कैसे इतनी नेगेटिविटी में हर रोज ऐसे लोगों की मदद करती रहती हो, एंटी वुमेन बोला जाता है, बहुत गालियां पड़ती हैं। महिलाओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आई लव देम, आई हैव सच अमेजिंग फीमेल फ्रेंड्स, और मैंने बहुत सारी महिलाओं की भी जितनी भी मेरी कैपेसिटी में मदद हो सकती है मदद की है। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, इन महिलाओं के बारे में पता है, उन महिलाओं को पता है जिनकी मैंने हर एक्सटेंट तक जाके मदद करने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पुरुषों की कोई दोस्त हूँ, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ अन्याय के खिलाफ। तो इस इंटरनेशनल मेंस डे उन लोगों को रिकग्नाइज़ कीजिए, उन लोगों को थैंक यू बोलिए, और कहीं ना कहीं उनको ये बताइए कि जस्ट बिकॉज दे आर मैन they would not be ignored. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe. It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है।
आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।